नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ हिंदी का टॉपिक। आज टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केवीएस यानी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रिमाइंडर लेके आई हूँ। वन लाइनर में क्वेश्चन और सीधा आंसर है, ताकि आप लोगों को कहीं भी रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। उसी को देखते हुए मैं ये शुरू की हूँ। तो आज की टॉपिक है आदिकाल। कल मैंने बनाया था हिंदी साहित्य का इतिहास, आज की टॉपिक में है आदिकाल। तो चलिए देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया। तो यह नाम वीरगाथा काल नाम किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। आगे है दोस्तों, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधिकाल भी कहा चारण काल को। इसमें देख लेते कुछ परीक्षा प्रयोगी मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कालों से संबंधित हैं। तो किस कवि ने कौन सा नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने नाम दिया है। इसमें आदिकाल के जो विद्वान हैं उन्होंने अपने तरफ से नामकरण किया है। तो मिश्र बंधुओं ने नामकरण किया, आरंभिक काल नाम दिया है। इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल नाम दिया है। इसी तरह डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नामकरण किया है। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नामकरण किया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीर काल नामकरण किया है, आदिकाल का नाम वीर काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया है, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल नाम दिया है, इसका नामकरण किया है आदिकाल के नाम को। तो ये देखते हैं। आगे है प्रश्न दोस्तों, गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है, यह मान्यता है, किसकी मान्यता है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की मान्यता है कि गोरखनाथ का समय जो है 11वीं शताब्दी है। आगे देखते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आइए आगे देखते हैं। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति खंडों में विभक्त किया है। तो किसने किया है? तो आचार्य राम शुक्ल जी ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है इसको। आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, यानी कब से माना है? तो 693 ईस्वी से माना है उन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। आगे देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कैसी है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा पाली है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि साहित्य के उस समय बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई साहित्य जो है उसकी पाली भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा है। आगे देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना किससे प्रभावित है? तो ये अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित है। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित हिंदी है। आगे देखते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूर्य जी। इसी तरह पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूर्य जी। आइए आगे देखते हैं। ढोला मारू रादुहा है, यानी ढोला मारू रादुहा है, तो कब की रचना है? इसकी काव्य शैली क्या है? तो 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ये। ढोला मारू रादुहा 11वीं शताब्दी में रचा गया लोक भाषा काव्य है। आगे देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया, तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया है। आगे देखते हैं। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है,
अवहट्ट भाषा किस तरह की भाषा है? तो ग्रामीण अपभ्रंश है। आगे देखते हैं दोस्तों, अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द कैसा है? तो अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द को शिक्षा कहा जाता था, तो शिक्षा इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो पहले बौद्ध सिद्ध कौन से हैं वो? तो वो हैं सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले सबसे पहले बौद्ध सिद्ध हैं, तो वो सरहपा हैं। आगे देखते हैं, सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ हैं, यानी 84 योगिनियों में सिद्ध परंपरा की योगिनियाँ में यानी महिलाएं कौन योगिनी हैं? तो हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, ये दोनों नाम एक ही लोगों का है। ये मणिभद्रा भी दे सकता है विकल्प में आपके, और मणिभद्रपा भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत हो गया। मणिभद्रा रहे तब भी यही मान लीजिएगा, अगर मणिभद्रपा है तो भी यही है। आगे है लक्ष्मीकरा, अगली है कनकलापा तथा मेघलापा, यानी 5 योगिनियाँ हैं उसमें 84 में से महिलाएं। आइए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो कौन है वो? सरहपा। सरहपा को सरहपाद, राहुल भद्र और सरोज वज्र के नाम से भी जानते हैं। तो इनमें से कोई भी विकल्प में रहे तो आप निश्चिंत होकर आंसर दे सकते हैं। इस सरहपा के ही ये सब नाम हैं। आगे है, सरहपा या सरहपाद की रचनाओं का संपादन किया है, तो इनका संपादन जो किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से ग्रंथ में किया है। दोहा कोश ग्रंथ है उनका, उसमें सरहपा की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने। आगे देखते हैं, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो गणपत चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो शालभद्र सूर को मानते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। आगे देखते हैं, सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं, तो सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि सरहपा या सरहपाद दोनों एक ही हैं। आगे देखते हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। आगे देखते हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं, यानी सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा हैं, जो इनको ऐसे इन नामों से जानते हैं। अभी आपको आगे मैं बताई हूँ, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरहपाद या सरहपा, तो सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। आगे देखते हैं, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यानी पुष्य को या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिव सिंह सेगर ने माना है। पुष्पदंत या पुण्यदंत दोनों नाम वो एक ही है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा है, किससे आरंभ हुई है परंपरा? तो ये सरहपा से आरंभ हुई तथा नारोपा से पूरी हुई है, यानी सरहपा से शुरू हुई है, नारोपा पे खत्म हुई है। आगे देखते हैं, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आइए आगे देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तो पुरानी हिंदी कहा है, इसका आंसर होगा पुरानी हिंदी। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश, ये दोनों विकल्प में हो सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, चाहे प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश, तो दोनों आप सही कोई भी इसमें से मिले विकल्प इस प्रश्न के साथ तो आप लगा दीजिएगा आंसर। आगे देखते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, तो किसने रखा है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रखा है। आगे देखते हैं,
अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। इसी तरह आइए आगे देखते हैं प्रश्न को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कब स्वीकार किया है, यानी किसको स्वीकार किया है? तो सरहपा को स्वीकार किया है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू जी को कहा जाता है। आगे है अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं, तो महाकवि हैं स्वयंभू जी। आगे है पौमचर्यु के रचनाकार कौन है? तो पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। स्वयंभू की और भी रचनाएं हैं, ऋठेमी चर्यु, पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदम, इतनी रचनाएं इनकी हैं। पौमचर्यु तो है ही, लेकिन मान्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पौमचर्यु को ही। आगे है अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, यह लिखा गया है किसमें, किस ग्रंथ में? तो यह लिखा गया है पौमचर्यु ग्रंथ में लिखा गया है। आगे देखते हैं भविष्यत कहा या भविष्यत कहा, यानी भविष्यत कहा या फिर भविष्यत कथा, यह धनपाल की रचना है। इसको माना जाता है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है इसको, भविष्यत कहा को। इसका आंसर होगा लौकिक चरित्र काव्य। आगे देखते हैं अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है किसको? तो अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। ये दोनों नाम एक ही हैं, पुष्पदंत और पुष्यदंत, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो पुष्पदंत हो या पुष्यदंत, जो प्रश्न अगर ये पूछता है कि अपभ्रंश का भवभूत किसको कहा जाता है या माना जाता है, तो पुष्पदंत या पुष्यदंत को। आगे देखते हैं पुष्यदंत या पुष्पदंत की रचना है कौन कौन सी? तो महापुराण है, जय कुमार या ड़य कुमार, दोनों एक ही है नाम है, जय कुमार या ड़य कुमार। इसी तरह चर्यु या यशोधरा, दोनों नाम एक ही है, जो इसमें से मिले आपको। तो जैसे चर्यु दे दिया है फिर यशोधरा दे, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर आपको चर्यु याद है यशोधरा नहीं याद है तो ये भी याद कर लीजिएगा, तो यशोधरा ही चर्यु का नाम है। और इसी तरह जय कुमार का अड़य कुमार भी जय कुमार का ही नाम है। तो यशोधरा चरित या जसहर चर्यु, ये पुष्पदंत की रचनाएं हैं। फिर आइए देख लेते हैं परीक्षा के महत्वपूर्ण तथ्य कुछ हैं, इनको देखते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन से हैं? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। ये ध्यान रखने योग्य बात है क्योंकि बार बार पूछता है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो देख लेते हैं। खालिक बारी, इसको खलिक बारी नाम से भी जाना जाता है। खालिक बारी और खलिक बारी, ध्यान रखना दोनों एक ही नाम है। पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ हैं, गजल है। दो सखुने या फिर दो सुखने, दोनों एक ही शब्द हैं। ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं, तो कौन कवि हैं? तो अमीर खुसरो हैं। आगे देखते हैं अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या था? तो इनके पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य था मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। इसका आंसर यही होगा, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। आगे देखते हैं जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाए बतिया, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। आगे देखते हैं खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था पर कबीर धर्मोपदेशक थे, इस कथन को किसने कहा है? तो इस कथन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तब इस तरह से बता रही हूँ, दे रही हूँ। आगे देखते हैं राउल बेल या राउर बेल, यह रोड़ा कवि की कृति है। यह कैसी कृति है? तो ये शिलांकित कृति है, इसका कोई प्रमाण मतलब उस तरह ग्रंथ नहीं मिला है, शिलाओं पर आकृत है, उसी के बेस पे ये माना गया है, जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। आगे देखते हैं कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से? तो राउर बेल
यानी राउरबेल या राउरबेल। आगे देखते हैं कुबलय माला कथा के लेखक कौन हैं? तो कुबलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। आगे देखते हैं उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं, तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर शर्मा जी। उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। ये ध्यान रखें क्योंकि ये भी बार बार पूछता है, इंपॉर्टेंट है। आदिकाल की भाषा है, आदिकाल की भाषा किस तरह की है? तो आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल और अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और अपभ्रंश यानी दोनों आपको विकल्प मिल सकते हैं। कभी अपभ्रंश भी दे सकता है, कभी डिंगल पिंगल भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखने योग्य बात है क्योंकि पूछता है बार बार। चारण साहित्य कहते हैं, यानी चारण साहित्य किसे कहते हैं? तो रासो साहित्य को कहते हैं। इसी तरह आगे है सिद्धों तथा नाथों की संख्या है। सिद्धों की संख्या 84 है, नाथों की संख्या 9 है। आगे है आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था। किस तरह से लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया जा रहा था, मतलब यानी बढ़ा चढ़ाकर खूब वर्णन किया जाता था। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था। आइए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। रासो ग्रंथों की भाषा सामान्यतः, रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतः कैसी थी? तो भाषा उसकी थी डिंगल पिंगल में। आगे है उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? तो उपदेश रसायन के रचनाकार जिनदत्त सूर्य हैं। उपदेश रसायन ग्रंथ है, उसके रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? तो इन्होंने चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक के कालखंड को। आगे देखते हैं बीसल देव रासो, ये नरपत नाल की रचना है। इसमें प्रयोग किया गया है किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बीसल देव रासो ग्रंथ में गेय शैली का प्रयोग किया गया है। गेय यानी गाकर कहा जाने वाला। आगे देखते हैं बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी का नाम क्या है? तो बीसल देव की पत्नी का नाम है राजमती। आगे देखते हैं बीसल देव रासो है यह किस प्रकार का काव्य है? तो प्रेम काव्य है या श्रृंगार काव्य है? दोनों में से किसी को भी पूछ सकता है। यह किस प्रकार का काव्य है? तो प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य दोनों एक ही है शब्द है। आगे देखते हैं वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है। तो इसका मूल रस जो है वर्ण विषय है, बीसल देव रासो काव्य है ये श्रृंगार रस में। आगे देखते हैं राजमती से रूठकर बीसल देव चला जाता है, यानी कहाँ चला जाता है बीसल देव रूठकर राजमती से? तो वह उड़ीसा चला जाता है। इसका आंसर है उड़ीसा। आगे है प्रश्न जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो जो है आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है। आल्ह खंड या आल्हा खंड दोनों शब्द में से कोई भी रहेगा, आल्ह या आल्हा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं आल्हा खंड के साथ देता है तो कहीं कहीं आल्ह खंड भी लिख देता है, तो दोनों एक ही हैं। आगे देखते हैं वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो। आगे देखते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि तथा महाकाव्य मानते हैं। किसको प्रथम महाकाव्य मानते हैं और कौन सा प्रथम महाकाव्य मानते हैं? प्रथम महाकाव्य चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। चंद्रबरदाई तथा उनकी रचना को पृथ्वीराज रासो की रचना है, जो उनकी रचना है उसको मानते हैं। आगे देखते हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये कौन थे चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे किससे? तो पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। इसका आंसर होगा संयोगिता के प्रति। आगे प्रश्न देखते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या है? ये भी पूछता है बार बार। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर है।
फिर आदिकालीन रचनाएं एवं उनके रचनाकार, महत्वपूर्ण रचनाकार जिसको बार बार पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। तो रचना है बीसल देव रासो, यह किसकी रचना है? तो नरपत नाल की है, इसके रचनाकार हैं। आगे है पृथ्वीराज रासो, इस रचना के रचनाकार चंद बरदाई जी हैं। इसी तरह परमाल रासो, इसके रचनाकार हैं जगनिक। खुमाड़ रासो, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। इसी तरह वर्ण रत्नाकर, इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया, तो किसने किया है दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ? जो इंदु, या फिर जो इंदु हो सकता है, या फिर जो इंद भी हो सकता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, जो इंदु या जो इंद। ये काव्य परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। अगला प्रश्न है संदेश रासक आल्हा खंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं, किस काल की रचनाएं हैं ये? संदेश रासक, आल्हा खंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका, यह तो वीर गाथा काल की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है, किस तरह की? तो आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना है। यह आदिकालीन कवि हैं विद्यापति, और इनकी रचनाएं आदिकालीन रचना भी है इनकी। आगे देखते हैं आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस वीर रस है। सारी काव्य ग्रंथ जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीर रस में ही लिखे गए हैं, क्योंकि राजाओं के आश्रय में रहकर इन लोगों ने राजाओं के ही वर्णन किए हैं वीरता का। आगे देखते हैं विद्यापति ने लगभग रचना की है, कितने ग्रंथों की रचना की है? तो उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की है विद्यापति ने। आगे देखते हैं विद्यापति के पदों की भाषा कैसी है? तो विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली भाषा में इन्होंने सारे पदों को लिखा है। आगे देखते हैं दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचना है, किसकी है? तो विद्यापति की रचना है इस तीनों। आगे प्रश्न है विद्यापति की भाषा कैसी है? तो उनकी भाषा है मैथिली भी है, अवहट्ट है तथा संस्कृत है, तीनों भाषा जानते थे। आगे है विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, वो कौन सी रचना है? तो उनकी कीर्ति पताका जो है अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। आगे प्रश्न को देखते हैं विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे प्रश्न को देखते हैं विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया है, किस रचना के कारण उनको मैथिल कोकिल कहा गया है? तो पदावली रचना जो उनकी है उसके कारण उनको मैथिल कोकिल कहा गया, तो पदावली रचना के कारण कहा गया, इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन किसका है? यानी विद्यापति के बारे में बताया गया है, यह कथन किसके बारे में, मतलब किसका है, किसने कहा विद्यापति के लिए? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। आगे देखते हैं देसिल बयना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति है विद्यापति की। आगे देखते हैं अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है, किसको किया गया है? तो विद्यापति हैं अभिनव जयदेव के नाम से। आगे देखते हैं विद्यापति आश्रित कवि थे, किसके आश्रित कवि थे? तो महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह, यानी और भी महाराज के मतलब इनके कवि थे, इन राजाओं के कवि थे, आश्रित थे इन राजाओं के। आगे देखते हैं पंथी साधकों में शामिल हैं, तो पंथी साधकों में कौन कौन लोग शामिल हैं? तो उनमें शामिल हैं जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि, मतलब यानी और भी लोग हैं, लेकिन मोस्ट मतलब इम्पॉर्टेंट में यही लोग हैं, इन्हीं लोगों का नाम अक्सर पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं नाथ पंथ के प्रणेता हैं, तो नाथ पंथ के प्रणेता आदिनाथ को जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा आदिनाथ। इसी तरह आगे है नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, यानी नाथ पंथ के कौन प्रवर्तक हैं? तो मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ, दोनों, अगर दोनों में से कोई भी एक विकल्प पे मिले
तो मत्स्येंद्र नाथ हो तो इनको लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों साथ में नहीं दिया जाएगा। और गोरखनाथ है तो गोरखनाथ को लगा दीजिएगा आंसर, क्योंकि पूछा जाता है जरूर ये प्रश्न। आगे देखते हैं गोरखनाथ के गुरु कौन है, तो गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। अगला प्रश्न है नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है। ये बार बार पूछा जाता है अक्सर सभी परीक्षाओं में, जितने हिंदी माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और केबीएस की परीक्षाएं हैं, पूछा जाता है। तो हा का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ होता है चंद्र, यानी हठ शब्द का हा और ठ, हा का अर्थ सूर्य होगा, ठ का अर्थ चंद्र होगा, तो दोनों को मिलाकर योग होगा तो हठ योग हो जाएगा, दोनों का योग हठ योग हो गया। तो ध्यान रखने योग्य बात है, प्रश्न है। आगे देखते हैं हठ योग का उपदेश दिया था तो किसने दिया था, गोरखनाथ ने दिया था। आगे देखते हैं सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है, तो सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। तो ये दोनों विकल्प याद रखने के योग्य हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा। अगर संध्या पूछ दिया, आपको संध्या याद है तो संध्या देख के आप गलत कर बैठेंगे, दूसरा आंसर लगा देंगे, इसलिए संध्या और संध्या दोनों एक ही है, तो संध्या भाषा कहा जाता है। आगे देखते हैं हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है, तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग इतिहासकार अबू सईद ने किया है। आगे देखते हैं पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है, तो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। आगे है निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं, तो निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूर्य। तो ये था आज का आदिकाल टॉपिक के अंतर्गत हिंदी का टॉपिक। तो आज मैं इसको इतना ही दे रही हूँ, कल मैं मिलती हूँ अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।